नमस्कार दोस्तों। मोहन राकेश जी अपने दौर के सर्वाधिक चर्चित रचनाकार रहे हैं। उनके उपन्यास और कहानियों में जीवन की त्रासदी पूरी संजीदगी के साथ मुखर होती हुई दिखाई पड़ती है। तो आइए उन्हीं के द्वारा लिखी हुई कहानी चांदनी और स्याह दाग आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी। मेहर के बाल बिखर कर उसके घुटने पर आ गए थे। हवा के स्पर्श से सफ़ेदा की दूर तक की पंक्तियां कांप रही थीं। पीछे बेत का झुरमुट था जिसके साए चांदनी की जालियां बुक रहे थे। मेहरा का चेहरा उन जालियों से सिमटा हुआ था। समदू हाथ पीछे किए घास पर बैठा था। घास के ठंडे स्पर्श से उसकी हथेलियों में चुनचुनाहट हो रही थी। वातावरण में तिंगुलियों की सी सौंधी गंध व्याप्त थी और मेहर के शरीर की भीनी गंध जिसे कई बार उसने बहुत पास से सूंघा था। तिरही की रात थी। चांदनी खूब निखर कर फैली हुई थी। चेहलम के उस पार अखरोट, बादाम, बेत और सफ़ेदा के झुंड दूर तक फैले हुए थे, धुंधले धुंधले प्रेत छायाओं जैसे। उधर का गीला कगार चांदी की तरह चमक रहा था। दरिया के कभी कभी कोई मछली उछल जाती थी, छुलुप 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 बल खाती हुई किनारे किनारे और पत्थरों के पास आकर टूटती थी। सायों के जाल से मेहर का चेहरा बहुत पीला लग रहा था। चेहरे की नीली नसें त्वचा के नीचे से झलक जाती थीं। समदू एकटक देख रहा था। मेहर के चेहरे की हल्की नामालूम रेखाओं से वह अच्छी तरह परिचित था। गर्दन के नीचे मांस की गोलाइयों के पास से रेखाएं अधिक गहरी हो गई थीं। वे रेखाएं वैसी ही थीं जैसे संगमरमर के रेसे जो संगमरमर की चिकनाहट को व्यक्त करते हैं। समदू देख रहा था कि वह पीलापन, वे नीली धारियाँ, दो बड़ी बड़ी काली आँखें। वह पास की ओर सरक गया। मेहर के शरीर की गंध के उस घेरे में जहाँ घास और मक्की की गंध लुप्त हो गई थी। मेहर मेहर का चेहरा झुककर बाहों में छिप गया। मेहर, तू मुझसे शादी करेगी ना? तू क्यों मुझसे दूर दूर रहती है? क्यों मुझसे आंखें बचाकर निकल जाती है? मैं तुझे अपने पास रखना चाहता हूँ मेहर, हमेशा हमेशा के लिए। मैं तुझे हरगिज हरगिज अपने से दूर नहीं होने दूंगा। देख मेहर, मेरी तरफ देख। उसने मेहर का चेहरा ऊपर उठाने की चेष्टा की, परंतु मेहर उसी तरह कसी रही। समदू ने उसे अपने निकट खींच लिया। मेहर उसके सीने में मुंह छिपाकर सिसकने लगी। मेहर, समदू का दाया गाल मेहर के कोमल बालों पर टिक गया। उसने क्षण भर के लिए आंखें मूंद लीं। उस क्षण के लिए उसे मालूम हुआ कि वह दरिया के किनारे पर नहीं, धार के बीच में है और धार का शब्द उसे आगे और आगे धकेल रहा है। मेहर। हवा तेज थी। हर झोंके के साथ दूर तक झुरमुटों की सरसराहट फैल जाती थी। धार का चांद सा सीधा प्रतिबिंब पड़ रहा था, इसलिए वहाँ सोने की जालियाँ बिछी जाती थीं। किनारे के पास धुंधले धुंधले प्रतिबिंब हिल रहे थे। बहुत नीचे एक डूंगे में लाल ट्रेन की लौ दिखाई पड़ रही थी। वातावरण के स्पंदन से ऐसा लगता था रात अपने एकांत में गुनगुना रही है। मेहर। समदू ने फिर आंखें मूंद ली और जैसे दरिया के साथ बहने लगा। बहुत दिन पहले ऐसे ही एक रात मेहर के साथ डूंगे में बिताकर वह वहाँ के मैदान की मजदूरी करने के लिए गया था। 3 साल की मेहनत के बाद वह इस लायक हुआ कि शादी के लिए 500 रुपया जमा करके घर ला सके। कुछ रुपया उसने और भी जोड़ा था जिससे घर की मरम्मत हो जाए और वह अपने बाप के लिए दास्तार और मेहर के लिए नए कनबाज खरीद सके। परंतु उसके लौट कर आने तक जिंदगी बदल गई थी। जुम्मन, खालका और कादिरा माझी की काश्तकार हो गए थे। कादिरा फिरन की बजाय सलवार कमीज पहनने लगा था। गांव के एक ओर के सब घर जल गए थे। उसके साथ ही दोनों चिनार भी जल गए थे जिसके नीचे बैठकर वह और उसके दोस्त मक्की भुना करते थे। मोहम्मद यार लंगड़ा कर चलने लगा था। उसके पैर में गोली लगी थी।
उन दिनों वह कुश्ती लड़ने के लिए अपना सानी नहीं रखता था, परंतु अब उसका शरीर ढीला पड़ गया था और आधे बाल सफ़ेद हो गए थे। उसके पीछे गांव और कबायलियों का आक्रमण हुआ था। अब्दुल गनी को लप्पा मार गया था। उसके घर का सारा सोना कबायलियों ने लूट लिया था। उसकी बीवी के पीतल के कड़े भी सोना समझकर उठा ले गए थे। गांव के कई घरों में कबायलियाँ 4-5 दिन तक टिके रहे थे। उन घरों की लड़कियों की आंखें बदल गई थीं। उनमें एक अस्वाभाविक पीलापन आ गया था। वे उसी तरह लकड़ियाँ काटती थीं, झेलम से पानी भरती थीं और सिंघाड़े बीनने के लिए जाती थीं, मगर उन लड़कियों में उनकी महबूबा मेहर भी थी। उनके घर में 7-8 कबायलियों का एक गिरोह कई दिनों तक रहा था। मेहर अब उससे दूर दूर रहती थी। वह कई बार चेष्टा करके भी उसकी खामोशी को नहीं तोड़ पाया था। उसकी अपनी ज़बान मेहर से बात करते लड़खड़ा जाती थी, परंतु धीरे धीरे उसका मन निश्चिंत हो गया। जले हुए घरों की जगह नए घरों की नींवें खुद गई थीं। मस्जिद के इर्द गिर्द नई दीवार खड़ी हो गई थी। उस साल फसल पिछले साल से अच्छी हुई थी। पुराने दाग एक एक करके मिट रहे थे। एक दिन जब वह जफरू के डूंगे में बैठा हुआ जफरू कुलचे पकाता हुआ सुना रहा था कि किस तरह उसकी बुढ़िया उसके कुलचों पर कुर्बान होकर उससे शादी करने के लिए लालायित हो उठी थी। बुढ़िया ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी कि वह सारा मनगढ़ंत किस्सा है। जफरू के 100 खुशामद करने पर उसके बाप ने उसकी शादी की हामी भरी थी। विवाहित जीवन के उस रूप को देखकर अनायास उसके मन में निर्णय कर लिया था कि कुछ भी हुआ हो, वह मेहर से शादी जरूर करेगा। समय के दाग समय के साथ मिट जाएंगे। कबायलियों का वहाँ रह जाने से मेहर की मासूमियत में क्या अंतर आया था। पीलेपन के बावजूद उसकी आंखों में वही कोमलता थी और वही नन्हे नन्हे दांत उसी तरह चमकते थे। मेहर आज भी गांव के सबसे हसीन लड़कियों में गिनी जाती थी। मेहर के कोमल शरीर के स्पर्श से समधू का सारा शरीर रोमांचित हो रहा था, जैसे वह चिकनाहट उसके शरीर में ढलती जा रही हो। उसके होंठ कई क्षण मेहर के बालों को खेलते रहे थे। सहसा उसने पकड़कर मेहर का चेहरा अपनी ओर कर लिया और उसके ओंठों पर झुक गया। मेहर तड़प कर उससे अलग हो गई। एक कौड़ियों वाला भूरा सांप रेंगता हुआ पास से निकल गया। समधू ने पाँव समेट लिया। सांप बहुत बलिष्ठ और लचकीला था। कुछ क्षणों की चुप्पी में वे एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। समधू छिले हुए भाव से, मेहर व्यथापूर्ण ममता से। घास से उड़ जा समधू, यहाँ बहुत सांप हैं। मेहर की दृष्टि का भाव शब्दों में उतर आया था। मैं सांप से नहीं डरता। समधू घास पर बैठे हुए और फैलता हुआ बोला। सांप काट ही तो लेगा ना, क्या होगा सांप के काटने से? मेहर की आंखों की व्यथा गहरी हो गई। क्या होगा सांप के काटने से? मौत ही तो होगी ना। समधू फिर बोला। यह जिंदगी जीने से तो अच्छा है कि। मेहर के हाथ उसके मुंह पर रख गए थे। उसने उसका मुंह बंद कर दिया था। तू जानता है समधू, वह बोली, मैं दिलो जान से तुझसे मोहब्बत करती हूँ। तेरे साथ जिंदगी बिताने की कितनी हसरत मेरे दिल में है। लेकिन समधू, लेकिन कुछ नहीं। समधू एक विश्वास के साथ उसके और निकट सरक गया। जो कुछ तेरे साथ हुआ है उससे तेरा क्या दोष? जिंदगी इस तरह बर्बाद कर देने की चीज़ नहीं है। कबायलियों का यहाँ से गए अब अरसा हो गया है। दिनों के दाग धीरे धीरे मिट रहे हैं। मेरी नज़रों में तू आज भी इस चांदनी की तरह पाक और हसीन है। उसने मेहर के चेहरे को दोनों हाथों में ले लिया। मेहर ने उन हाथों के खिंचाव को रोकने के लिए उसकी कलाइयाँ पकड़ लीं। नहीं समधू, उसने हाँफते हुए कहा, यह नहीं होगा, कभी नहीं। क्यों? समधू के हाथ उसकी हट तोड़ने के लिए सख्त हो गए। क्यों नहीं होगा? जरूर होगा। नहीं होगा। मेहर की उसकी कलाइयों की पकड़ और भी सख्त हो गई। तू समझता क्यों नहीं रे समधू? मैं तेरी जान की दुश्मन नहीं हूँ। मैं तेरे होंठ में सांप से कम जहर नहीं मालूम पड़ूंगी। उसके चेहरे पर समधू के हाथों का दबाव कम हो गया। वह विमूढ़ सा उसकी ओर देखता रहा था। तू मुझे क्यों अपनी तरफ खींचता है? मेहर कहती रही। वह मेहर को नहीं जिसे तू पाना चाहता है। यह जिंदगी में अब मैं
वह मेहर हो ही नहीं सकती। मैं एक गला हुआ बीमार जिस्म हूँ और कुछ नहीं, जिससे अब जहर ही जहर है। समधू के हाथ मेहर के चेहरे से हट गए। मेहर के हाथों की पकड़ भी क्षण भर के लिए मजबूत होकर ढीली पड़ गई। समधू को महसूस हुआ कि जैसे किसी बड़े बड़े फौजी बूटों से कोई उसके माथे पर ठोकरें लगा रहा है। बंदूक का कुंदा उसके सिर पर जड़ रहा है और कौड़ियों वाला सांप उसकी जांघों से लिपट कर उसे लगातार डंक मार रहा है और डस लेने के लिए वह तत्पर दिख रहा है। उसने पेड़ के तने से टेक लगा ली। चांदनी की चमकती हुई सफ़ेदा की पंक्तियाँ दूर तक जंगल के पहरेदारों की तरह खड़ी थीं। चांद ऊंचा उड़ आने के लिए दरिया की सतह बिल्लौर की तरह चमक रही थी। कुछ घास के लौंदे दूर से दरियों की तरह तैरते हुए चले आ रहे थे। शायद उनमें से कोई मरा हुआ पस उलझा था। बेंत के वृक्षों का झुरमुट हिल रहा था और उसमें से गुजरती हुई हवा का एक डरावनी गूंज पैदा कर रही थी। समधू स्थिर दृष्टि से मेहर के चेहरे को देखता रहा। उसके चेहरे की रेखाओं में जरा भी अंतर नहीं आया था। त्वचा का कसाव वैसा ही था और भौहें और आंखें उतनी ही गहरी थीं। क्या उसकी बात सच हो सकती है? और हो भी तो? समधू ने आसमान की ओर देखा। तिरही का कोने से टूटा हुआ चांद पूरी आभा बरसा रहा था। वह सीधा हो गया। मेहर की गहरी काली आंखें उसी व्यथा और ममता के साथ उसे देख रही थीं। समधू का हारा हुआ विश्वास लौटने लगा था। मुझे किसी जहर की परवाह नहीं, उसने धीमे मगर निश्चिंत स्वर में कहा था और मेहर का चेहरा अपने पास लाकर उसने होंठ चूम लिए थे, जहर भरे हुए। धन्यवाद। ये थी कहानी जिसे लिखा था मोहन राकेश जी ने। और यदि आपको हमारे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।